समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या छोटा करना। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राजा का पुत्र राजपुत्र, ग्राम को जाने वाला ग्रामगामी। आइए इसको विस्तार से जानते हैं और आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। नमस्कार, यूपीएससी और बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स का इस खास विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, हिंदी का जो क्वालिफाइंग पेपर है ना, वो अक्सर थोड़ा डराता है, लेकिन सच मानिए, अगर आपने व्याकरण के कुछ खास नियमों को डिकोड कर लिया, खासकर समास को, तो ये पेपर आपके लिए बेहद आसान और स्कोरिंग बन सकता है। तो आइए बिना वक्त गंवाए समास की बारीकियों को समझते हैं। अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो समास का मतलब है चीजों को छोटा करना, यानी संक्षिप्तीकरण। जब हम दो या उससे ज्यादा शब्दों के बीच से कारक चिन्हों को हटा देते हैं और एक नया छोटा शब्द बना लेते हैं तो उसे ही समास कहते हैं। अब हमारे नोट से ही एक बिल्कुल सटीक उदाहरण लेते हैं, बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। सुनने में कितना लंबा लग रहा है ना, लेकिन जब हम इसे संक्षिप्त करते हैं तो ये सीधे सीधे बन जाता है बैलगाड़ी। यहाँ के द्वारा खींची जाने वाली ये सारे शब्द और कारक चिन्ह पूरी तरह से गायब हो गए हैं, है ना दिलचस्प? तो आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे समास के बेसिक फंडामेंटल से, उसके बाद अव्ययी भाव और तत्पुरुष के नियम देखेंगे, फिर कर्मधारय के पैटर्न को अनलॉक करेंगे, द्विगु और द्वंद्व को ब्रेकडाउन करेंगे और आखिर में बात करेंगे समासों के राजा यानी बहुव्रीहि की। तो चलिए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है समास के मूल सिद्धांत। अब ये जो सामने मैट्रिक्स है, इसे आप एग्जाम के लिए अपनी अल्टीमेट चीट शीट मान सकते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं और ये पूरी तरह से इस बात पर टिके हैं कि किस पद या शब्द का पलड़ा भारी है, यानी कौन सा पद प्रधान है। अगर पहला पद प्रधान है तो वो पक्का अव्ययी भाव है। अगर फोकस दूसरे पद पर है तो वो तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु में से एक होगा। अगर दोनों ही पद बराबर की टक्कर वाले हैं तो वो द्वंद्व समास है। और हाँ, अगर दोनों में से कोई भी नहीं बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ निकल कर आ रहा है तो समझ जाइए वो बहुव्रीहि है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। आइए अब दूसरे भाग पर चलते हैं, जहां हम अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास के नियमों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। शुरुआत करते हैं अव्ययी भाव से। जैसा कि हमने अभी बात की, इसमें पहला पद बॉस होता है, यानी प्रधान होता है। लेकिन मेंस के नजरिए से जो एक खास ट्रिक याद रखनी है वो ये है कि रिपीट होने वाले शब्द यानी पुनरावृत्ति वाले शब्द भी अव्यय बन जाते हैं। जरा इन शब्दों को देखिए। धीरे धीरे, जिसका मतलब है धीरे ही धीरे, और रातों रात यानी रात ही रात में। एग्जाम के प्रेशर में कई बार ऐसे एक जैसे दिखने वाले शब्द कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन अब ये बात साफ है कि जब भी कोई शब्द दोहराया जाए तो वो सीधा अव्ययी भाव की ही कैटेगरी में जाएगा। अब आते हैं तत्पुरुष समास पर। यहाँ कहानी थोड़ी बदलती है, क्योंकि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और बीच के जो कारक चिन्ह होते हैं वो छुप जाते हैं। इसमें कर्म कारक को से लेकर संप्रदान के लिए तक के कई उपभेद आते हैं। एक बहुत ही शानदार उदाहरण लेते हैं, विद्यालय। अगर इसे खोलें तो ये है विद्या के लिए आलय। यहाँ ध्यान दीजिए, के लिए बिल्कुल गायब हो गया है और दूसरा शब्द आलय ही इस पूरे शब्द के अर्थ को चला रहा है। मेंस में जब निबंध लिखते हैं या संक्षेपण करते हैं तो बड़े वाक्यों को एक शब्द में समेटने की ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है। तत्पुरुष में ही आगे बढ़ते हुए परीक्षा के नजरिए से करण से लेकर अधिकरण तक के जो कारक चिन्ह हैं उनके बारीक अंतर को समझना भी बहुत क्रूशियल है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ अपादान तत्पुरुष है जहां से का इस्तेमाल अलगाव या दूरी दिखाने के लिए होता है, जैसे रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त हो जाना। वहीं दूसरी तरफ है संबंध तत्पुरुष जो रिश्ता बताता है, जैसे राजकुमार यानी राजा का कुमार। मेंस के पेपर में सटीक अर्थ निकालने और शब्दों का सही जगह इस्तेमाल करने के लिए ये छोटे छोटे अंतर समझना लिटरली गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए अब तीसरे भाग में कर्मधारय समास के मजेदार पैटर्न्स को अनलॉक करते हैं। कर्मधारय समास को पहचानने के लिए बस 2 मेन पैटर्न्स पर नजर रखनी है। पहला है विशेषण विशेष्य का रिश्ता, जहां एक शब्द किसी चीज की क्वालिटी या गुण बताता है, जैसे नील कमल मतलब नीला है जो कमल। यहाँ नीला होना उसकी खासियत है। दूसरा पैटर्न थोड़ा काव्यात्मक है, जिसे उपमेय उपमान कहते हैं, जहां किसी स्टैंडर्ड चीज से तुलना की जाती है, जैसे राजीवो लोचन यानी राजीव या कमल के समान लोचन या आंखें।
तो जब भी शब्दों के बीच कोई गुण दिखाई दे या कोई पोएटिक तुलना नजर आए तो बिना सोचे समझ जाइए कि एक कर्मधारय समास ही है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जहां हम द्विगु और द्वंद्व समास का ब्रेकडाउन करेंगे। पता है, एग्जाम के भारी प्रेशर में द्विगु समास को पहचानना शायद सबसे आसान काम है। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला शब्द होता है ना, वो हमेशा एक नंबर या संख्या होता है जो किसी ग्रुप या समूह के बारे में बताता है। ये उदाहरण देखिए, तिराहा यानी 3 राहों का समूह, पंजाब यानी 5 आबों या नदियों का समूह, नवरात्र मतलब 9 रात्रियों का समूह, और दशानन यानी 10 आननों का समूह। तो ये एकदम क्लियर है, जहां भी संख्या और समूह एक साथ दिखे वो पक्का द्विगु समास ही है। और अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व शब्द का ही मतलब है जहां दोनों पक्षों में बराबर की टक्कर हो। इस समास में दोनों ही पद बिल्कुल समान रूप से प्रधान होते हैं, और सबसे मजे की बात, इन दोनों के बीच एक अदृश्य और हमेशा छिपा रहता है। इसके सबसे कॉमन उदाहरण हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जैसे माता पिता, जिसका मतलब है माता और पिता, या फिर कृष्णार्जुन यानी कृष्ण और अर्जुन। अगर द्वंद्व समास को थोड़ा और डिकोड करें तो इसके 3 उपभेद निकल कर आते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व, जहां सीधे सीधे और का इस्तेमाल होता है। दूसरा है समाहार, जहां आदि या इत्यादि जुड़ जाता है। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना, लिट्टी चोखा, जिसका मतलब होता है लिट्टी चोखा आदि। और तीसरा है वैकल्पिक, जहां शब्दों के बीच या अथवा का भाव होता है, जैसे जन्म मरण यानी जन्म या मरण। अगर इन पैटर्न्स को पकड़ लिया तो एग्जाम में जोड़े वाले शब्दों को पहचानने में कभी कोई चूक नहीं होगी। अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे दिलचस्प भाग पर। भाग 5, बहुव्रीहि समास, जिसे समासों का राजा भी कहा जाता है। हमारी स्रोत सामग्री में इसे बिल्कुल सीधे तौर पर समासों का राजा कहा गया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही अनोखे और अलग रूल पर चलता है। याद है हमने शुरुआत में जो मैट्रिक्स देखा था? बहुव्रीहि में न तो पहला शब्द प्रधान है और न ही दूसरा। इसमें तो कोई तीसरा ही छिपा हुआ अर्थ आकर बाजी मार ले जाता है। ये राजा इसलिए है क्योंकि ये शब्दों के उस साधारण डिक्शनरी वाले अर्थ से कहीं ऊपर उठकर एक नया ही मतलब सामने ले आता है। इसे ऐसे समझिए कि बहुव्रीहि समास एक संकेतक या पॉइंटर की तरह काम करता है, खासकर जब बात हमारी पौराणिक कथाओं या किरदारों की आती है। लंबोदर शब्द को ही ले लीजिए। इसका शाब्दिक अर्थ है लंबा है उदर, यानी पेट जिसका। अब टेक्निकली तो ये किसी भी ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल हो सकता है जिसका पेट बड़ा हो, राइट? लेकिन नहीं, हमारी भाषा में इसका एक बहुत ही फिक्स्ड और यूनिवर्सल तीसरा अर्थ निकल चुका है, और वो है भगवान गणेश। यही बहुव्रीहि का असली मैजिक है। सिविल सेवा के एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ कुछ बहुत ही हाई यील्ड और ज़रूरी बहुव्रीहि उदाहरण हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थ निकल कर आता है शिवजी। पवन पुत्र यानी पवन के हैं जो पुत्र, अर्थात हनुमान जी। और चतुर्मुख मतलब 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। मेंस के लिए अपनी शब्दावली को स्ट्रांग बनाने के लिए इन शब्दों को अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। तो अब हम एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल के साथ इस विश्लेषण को ख़त्म करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यौगिक शब्दों के पीछे छिपे इस भाषाई लॉजिक को समझ लेने से आखिर सिविल सर्विसेज मेंस की रीडिंग और राइटिंग में क्या ही बड़ा बदलाव आ जाएगा। इसका सीधा सा जवाब ये है कि जब व्याकरण के स्ट्रक्चर की क्लैरिटी होती है ना, तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ को भी बहुत